मैं बलराम मीणा स्टीरियो साइंस एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन लेक्चर नंबर 7 की बात करेंगे और इसमें आज अपना आगे का जो टॉपिक है वह टॉपिक होगा इनक्लूजन कंपाउंड्स या अंतर्निहित यौगिक। ठीक है, आज अपन बात करने वाले हैं इनक्लूजन कंपाउंड्स की। या अंतर्निहित यौगिक। तो ये क्या होते हैं अंतर्निहित यौगिक और इनक्लूजन कंपाउंड्स? तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर मेज़बान तथा मेहमान, जैसे अपन घर पे कोई मेहमान आता है तो हम मेज़बान हो गए और जो मेहमान आता है कोई भी उसके लिए अपन मेज़बानी करते हैं, हम मेज़बानी करते हैं। तो ये जो यौगिक होते हैं, जो अपना घर है उस घर के अंदर आके रहने लग जाए मेहमान, तो अपन क्या बोलेंगे, मेजबान और मेहमान दोनों ही। इसी प्रकार से ये बोला जाता है कि ये ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो मेजबान होता है और एक गेस्ट होता है या मेहमान होता है। तो ये बोला जाता है कि जो मेजबान और मेहमान के जुड़ने से क्या बन जाता है, कोई कंपाउंड बनता है जो एक या यौगिक बनता है जो एक पदार्थ की तरह व्यवहार करता। वह पदार्थ या वह यौगिक है ना, उनको इनक्लूजन कंपाउंड्स बोलते हैं अपन। ये बोला जाता है कि जो मेजबान और मेहमान, मेजबान अणु हो गया, एक हो गया मेहमान अणु, इनके बीच में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं होता, कोई भी रासायनिक बंध नहीं होता, ना ही कोई केमिकल रिएक्शन होती, ना ही रासायनिक अभिक्रिया होती। नो केमिकल रिएक्शन। अपन बोल सकते हैं कि इनके बीच में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, नो केमिकल बॉन्ड, कोई भी रासायनिक बंध नहीं होता। बस दोनों के जुड़ने से क्या बन जाता है, एक यौगिक बनता है, उसको अपन इनक्लूजन कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। अब इनक्लूजन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। अब एक तरह से ओवरऑल मैं बताना चाहूँगा कि इनक्लूजन कंपाउंड होते क्या हैं, कि जो मेजबान अणु होता है ना, कि वो जब आपस में जुड़ते हैं, मेजबान अणु बहुत सारे जो अणु होते हैं वो जुड़ते हैं, उनके बीच में केविटी या होल या छिद्र, जैसे अलग अलग प्रकार की यौगिकों में कोई के अंदर नाल बन गई ऐसी लंबी, कोई के अंदर होल बन गया, तो उन होलों में या उस केविटी के अंदर या जो नाल बनती है उसके अंदर मान लो कोई दूसरा यौगिक आके फंस जाता है, तो इससे एक यौगिक बन जाता है। उस यौगिक को अपन इंक्लूजन कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है तो देखो इधर इंक्लूजन कंपाउंड की डेफिनेशन क्या दी गई है कि ऐसे यौगिक दो अवयवों मेजबान होस्ट तथा मेहमान गेस्ट के संयुक्त होने से बनते हैं। हेडिंग डाल देना आप लोग इंक्लूजन कंपाउंड, और इसमें लिखना ऐसे यौगिक दो अवयव कौन से हो गए, मेजबान तथा मेहमान के संयुक्त होने से बनते हैं। इनके बीच में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है और ना ही कोई केमिकल बॉन्ड बनता है, और मेजबान और मेहमान के संयुक्त होने से, कंबाइंड होने से एक कंपाउंड बन रहा है जो कि एक पदार्थ की तरह कार्य करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इनक्लूजन कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनक्लूजन कंपाउंड्स। तो ये आप लोगों ने डेफिनेशन लिख ली है, और नहीं लिखी तो लिख लेना भाई, वीडियो को रोक के मैं आगे की बात करता हूँ। अब ये बताया गया है कि जो अपने ना जो सिलेबस है उसके अंदर अपन को दो प्रकार के यौगिक पढ़ने हैं, कि इंक्लूजन कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया है, या अपन बोल सकते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ आपके पास। तो ये बोला गया है कि इंक्लूजन कंपाउंड दो प्रकार के हैं। एक तो अपने यहाँ बताया गया वाहिका, गुहा बन जाती, या नाल यौगिक, या नाल यौगिक, इसको बोला गया चैनल और केनाल कंपाउंड। और जो दूसरा बना उसको बोला गया क्लीथ्रेट या पंजर यौगिक, क्लीथ्रेट या पंजर यौगिक। ये आप लोगों के आगे भी आएंगे, क्लीथ्रेट और कैज कंपाउंड्स। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं वाहिका या नाल यौगिक की। ये वाहिका या नाल यौगिक क्या होते हैं? तो ये बोला जाता है कि इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं आपस में जब जुड़ते हैं, इंक्लूजन कंपाउंड बनाएंगे, तो ये बोला गया है कि इसके अंदर जो मेजबान अणु होता है, जो होस्ट होता है ना, एक लंबी गुहा बना लेता है इस तरह की। ये अलग अलग मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज हो गए और क्रिस्टलाइज होकर इस तरह से केविटी बन जाएगी, और इस केविटी के अंदर कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस या कोई भी जो मेहमान अणु जिसको अपन बोल रहे हैं वो आके इसमें फंस जाए। मान लो कोई
लंबी श्रृंखला वाला युक्त यौगिक इसमें आके फंस जाए। तो इनके अंदर अपन बोलते हैं ना कि इसमें एक वाहिका बनी, उस वाहिका के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आके फंस गया, तो ये एक यौगिक बन गया, और इस यौगिक को अपन क्या बोल रहे हैं, इनक्लूजन कंपाउंड बोल रहे हैं। और इनक्लूजन कंपाउंड में भी कौन सा कंपाउंड बोल रहे हैं, वाहिका या नाल यौगिक। एक लंबी स्ट्रक्चर बन जाती है ना नाल जैसी, गुहा गुहा, तो इसको बोल दिया गया वाहिका या नाल यौगिक बोल दिया जाता है। तो अपन बोलेंगे कि इस प्रकार के जो समावेशन यौगिक होते हैं उनके अंदर जो मेजबान अणु है, ये देखो ये मेजबान अणु एक लंबी वाहिका बना लेता है, या जिसके अंदर बीच में रिक्त स्थान होता है और उसके बीच में कोई भी लंबी श्रृंखला वाले यौगिक आके फंस जाते हैं। जैसे अपन बात करें कि यूरिया का जब क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है, और इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक पदार्थ अगर फंस जाए तो ये वाहिका या नाल यौगिक हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड होते हैं क्लीथरेट या पंजरी यौगिक। तो क्लीथरेट किसको बोलते हैं, क्लीथरेट या पंजरी यौगिक में ये बोला गया है कि ये जो यौगिक होते हैं जब आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद में क्या होता है, इनके अंदर एक होल रह जाता है, छिद्र रह जाता है। जब आपस में जैसे अपन बोले हाइड्रोजन बंध होता है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जब ये आपस में जुड़ेंगे तो इसके अंदर छोटे जो अणु है वो आके फंस जाते हैं। अब ये बोला जाता है कि ये जो छेद होते हैं, इन छेदों के अंदर जितनी इनकी साइज होती है उसमें उतना ही बड़ा अणु आकर फंसता है। जैसे छोटा छेद है तो छोटा अणु आकर फंस जाता है, बड़ा छेद है तो बड़ा अणु आकर फंस जाता है। तो इसमें तो क्या बनती है, वाहिका या नाल बनती है लंबी, और क्लीथरेट या पंजरी यौगिकों में क्या बनता है, एक छिद्र बन जाता है। छिद्र का आकार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है। ये बोला जाता है जैसे अपनी जो नोबल गैसेज है, हीलियम, नियोन, आर्गन, इस तरह की गैसें आके इसमें फंस जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चैनल और कैनाल कंपाउंड्स की। तो क्या होते हैं चैनल और कैनाल कंपाउंड, तो अपन बोलेंगे समावेशन यौगिक दो प्रकार के होते हैं। देखो इधर समावेशन यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला है वाहिका या नाल यौगिक, चैनल और कैनाल कंपाउंड्स। तो आप लोग हेडिंग डाल दो चैनल और कैनाल कंपाउंड, और इसमें आप लोग लिखना है वाहिका या नाल यौगिकों के अंदर कि इस प्रकार के समावेशन यौगिकों में, इस प्रकार के समावेशन यौगिकों में मेजबान अणु में एक लंबी वाहिका या नाल जैसा रिक्त स्थान होता है। अपन ने देखा, देखो यहाँ पर ये मैंने एक कंपाउंड लिया है, इसके अंदर जो यूरिया उसका क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद, अब ये मत सोच लेना बेंजीन रिंग नहीं है, केवेट ये है जिसका आकार हेक्सागोनल है। ठीक है। यौगिक मेहमान के रूप में कैद हो जाते हैं। जैसे अब यूरिया का क्रिस्टलीकरण, जैसे अब यूरिया का जब क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो सीधी श्रृंखला वाले इसमें कोई भी मॉलिक्यूल है वो आके फंस सकते हैं। जैसे एल्कोहल हो गया, सीधी श्रृंखला वाले एल्कोहल, एल्केन, एल्डिहाइड तथा एल्कोहल के साथ किया जाता है तो यूरिया के अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर वाहिका बना लेते हैं। ये जुड़ के लंबी सी संरचना बना लेंगे, जिनके बीच में एन श्रृंखलायुक्त कार्बनिक यौगिक कैद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एन श्रृंखलायुक्त मतलब लंबी श्रृंखलायुक्त यौगिक कैद हो जाते हैं। बस इतना ही लिख लेना। आप लोग लिखना चाहो तो लिख देना कि यूरिया के इस गुण के आधार पर सीधी श्रृंखला वाले यौगिकों को साकी श्रृंखला वाले यौगिकों से सेपरेट करते हैं, अलग कर लेते हैं। पर इसको रहने देना यहाँ से, आप इसको मत लिखना। फिलहाल अपन को इंक्लूजन कंपाउंड्स पढ़ना है, ये वाला मत लिखना। सिर्फ मैंने जो बोला है ना वो पढ़ लेना आप लोग। ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, जो हेक्सागोनल कैनाल बन रही है इस तरह से, इसके अंदर जो होस्ट मॉलिक्यूल है वो तो कौन हो गया, यूरिया हो गया तुम्हारा होस्ट मॉलिक्यूल। तो और जो गेस्ट मॉलिक्यूल है वो कोई भी एक कार्बनिक पदार्थ वो आके फंस जाता है इसमें। ये देखो इसको बोला गया अल्फा मेथिल अल्फा लिपोलेट। जो ये मॉलिक्यूल है अंदर इसको क्या बोला गया, अल्फा मेथिल लिपोलेट, जो कि गेस्ट मॉलिक्यूल है। और हेक्सागोनल कैनाल है जो यूरिया की, इसको बोला गया होस्ट। क्या बोला गया, होस्ट। तो एक तो इसमें होस्ट है और एक इसमें गेस्ट है, होस्ट और गेस्ट। गेस्ट के रूप में कौन है, अल्फा मेथिल अल्फा लिपोलेट। तो ये मेथिल अल्फा लिपोलेट है भाई। मैं इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को बना के बता देता हूँ, अल्फा मेथिल लिपोलेट की इस तरह से स्ट्रक्चर है, लंबी श्रृंखला युक्त यौगिक है ना ये। इस तरह की इसकी संरचना है, इसको बोला गया मेथिल अल्फा लिपोलेट, जो कि क्या है, अपना मेहमान अणु है। क्या है, मेहमान अणु। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, गेस्ट मॉलिक्यूल। GUEST है भाई, है ना, गेस्ट मॉलिक्यूल। और गेस्ट मॉलिक्यूल आके किस में फंसा है,
किसमें आके फंसा है, होस्ट के अंदर। तो आप लोग इसको बना लेना आराम से और नीचे लिख देना इंक्लूजन कंपाउंड या कैनाल कंपाउंड्स। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आराम से आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हो डेफिनेशन वगैरह। ठीक है, अब बात करते हैं क्लिथरेट कंपाउंड्स की। क्लिथरेट या पंजर यौगिक, तो किसको बोलते हैं क्लिथरेट या पंजर यौगिक? तो मैंने बताया कि जो ये इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं, इसमें मेजबान और मेहमान अणु के बीच, मेजबान जो अणु होते हैं वो आपस में इस प्रकार से जुड़ते हैं कि इनके बीच में एक छेद रह जाता है। अब छेद छोटा या बड़ा हो सकता है, तो इसमें आके कौन फंसता है बीच में? इनके बीच में छोटे अणु आकर फंस जाते हैं या छोटे परमाणु आकर फंस जाते हैं, जैसे अक्रिय गैसें जो होती है वो। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रकार के समावेशन यौगिक इस प्रकार बनते हैं कि जब मेजबान अणु, मेजबान का मतलब जो अपना होस्ट मॉलिक्यूल है, जब मेजबान अणु इस प्रकार से क्रिस्टलाइज होते हैं कि उनके मध्य छोटे छिद्र रह जाते हैं, कि आपस में जुड़ते हैं उनके बीच में, जैसे ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद इनमें एक छेद बन जाए, मान लो ऐसे ये छेद बन गया, तो इस छेद के अंदर अणुकेद हो जाते हैं। जब क्यूनोल, अब एग्जाम्पल दिया गया है कि जो क्यूनोल है उसके जलीय विलयन को अक्रिय गैसेज आर्गन, क्रिप्टोन या जीनोन के साथ गर्म किया जाता है, तो क्यूनोल अणु आपस में जुड़कर हाइड्रोजन बंध द्वारा पंजर संरचना बना लेते हैं और इस पंजर नुमा संरचना में अक्रिय गैस के अणु कैद हो जाते हैं। अतः क्यूनोल अणु को अपन क्या बोल रहे हैं, मेजबान, और इसके अंदर जो पसने वाले हैं ना, जैसे ऑर्गन हो गई, क्रिप्टोन हो गई, जीनोन हो गई, वो मेहमान की तरह कार्य करती है। अब अपन बोलते हैं कि इसके अंदर जो ऑर्गन हुआ, क्रिप्टोन हुआ, जीनोन हुआ, तो ये डिपेंड करता है इस होल के ऊपर। ये होल जितना बड़ा होता है उसके अंदर उतना ही बड़ा अणु आकर फंस जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा क्लिथरेट यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, तो ये समझ लेना आप लोग। इसकी स्ट्रक्चर आप लोग बनाना जानते हो ना, क्यूनोल क्या होता है। क्यूनोल के अंदर अपन बोलते हैं कि दो पास वाले जो कार्बन होते हैं उस पर OH ग्रुप होते हैं और 3 क्यूनोल अणु आपस में जुड़कर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाते हैं आपस में। ठीक है, देखो इधर मैंने शायद स्ट्रक्चर बनाई थी कहीं पे, इस तरह से क्यूनोल अणु है ना, ये वाला, ये होता है 2 OH लगाओ और हाइड्रोजन बंध द्वारा जोड़ दो। ठीक है, तो ये केविटी होती है, इस केविटी के अंदर अक्रिय गैस आकर फंस गई, अक्रिय गैस या कोई भी जो अक्रिय गैस है वो तो क्या हो गई अपनी गेस्ट, और जो क्यूनोल अणु था वो था होस्ट। तो होस्ट और गेस्ट कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, इंक्लूजन कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, अब ये टॉपिक तो हो गया खत्म। अब अगला है अपना चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। क्या है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। तो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा क्या होते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स या आवेश स्थानांतरण संकुल। तो आप लोग हेडिंग डाल दो, आवेश स्थानांतरण संकुल। 1 नंबर में पूछ लेगा, ये छोटा छोटा पार्ट है। अगर ये अपन क्लास में पढ़ते 2 दिन, अब तक मैंने 7-8 लेक्चर ले लिए, मुश्किल से 2 से 3 घंटे का काम है, और 2 से 3 घंटे ही हुए होंगे अगर आप जोड़ो सारे वीडियो का टाइम, तो 2 से 3 घंटा ही है। आप लोग एक दिन में देख सकते हो इन वीडियोज को, 7वां वीडियो आज। तो आवेश स्थानांतरण संकुल देखो, तो ये बोला जाता है कि जो संकुल होते हैं कब बनते हैं, किसी में एक तो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या होता है कि कोई भी एक अणु हो गया वो इलेक्ट्रॉन डोनर और एक हो गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इसमें क्या होता है कि एक अणु दूसरे अणु को चार्ज ट्रांसफ़र कर देता है। एक तो डोनर हो गया और एक एक्सेप्टर हो गया। एक्सेप्टर का मतलब ग्राही, जो ग्रहण करने वाला है, और एक देने वाला है। तो एक तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया और एक इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया, और दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, और दोनों के योग से जो संकुल बनते हैं उनको क्या बोला गया, आवेश स्थानांतरण संकुल। तो अपन बोल सकते हैं कि ऐसे संकुल जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन न्यून, जैसे ये है देने वाला और एक लेने वाला, तो एक में तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और एक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाला है वो तो देगा, और एक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो लेगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्राही हो गया और एक डोनर हो गया। तो यहाँ पर जैसे अपन बात करें आवेश स्थानांतरण संकुल की, तो क्या बोलेंगे इसमें कि ऐसे संकुल जो इलेक्ट्रॉन धनी तथा इलेक्ट्रॉन न्यून, एक तो इलेक्ट्रॉन देने वाला और इलेक्ट्रॉन लेने वाला प्रजाति के योग से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन धनी प्रजाति, जो धनी का मतलब जो देगा उस पर तो उसको तो दाता बोलेंगे, और जो लेगा उसको ग्राही बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन धनी प्रजाति को इलेक्ट्रॉन धनी का मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज को डोनर, और इलेक्ट्रॉन न्यून को मतलब जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है उसको अपन एक्सेप्टर का कहते हैं। जैसे अपन बात करें पिक्रिक एसिड जो होता है,
पिक्रिक एसिड का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसको पिक्रिक अम्ल क्यों बोलते हैं कि इस पे OH लगा हुआ और 3 NO2 ग्रुप लगे हुए थे। हाइड्रोजन की अम्लता का मान इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये जो अम्ल होते हैं उनकी तरह कार्य करता है, इसलिए इनको अपन पिक्रिक एसिड बोल देते हैं। सेकंड ईयर में है आप लोगों की पिक्रिक एसिड या फिनोल वाला चैप्टर। तो इसमें क्या जो नेप्थलीन है वो इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य कर रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर। ये नेप्थलीन है, 3 रिंग है और आपस में यहाँ से चार्ज इधर ट्रांसफ़र हो जाता है और इस प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको आवेश स्थानांतरण संकुल के नाम से जानते हैं। तो आप लोग आराम से लिख सकते हो। आवेश स्थानांतरण संकुल में क्या होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है कि एक ऐसे संकुल जिसमें एक तो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, दोनों मिलकर आपस में जो संकुल बनाते हैं उनको आवेश स्थानांतरण संकुल बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दोनों मिल गए। इसी प्रकार से नीचे एक और एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, 135 ट्राई ये ले रखा 1 2 3 4 5 6 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन जो कि इलेक्ट्रॉन ग्राही है, और इधर ले रखा मेसिटिलिन। क्या ले रखा है, मेसिटिलिन, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर है। दोनों में के बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको अपन बोलते हैं आवेश स्थानांतरण संकुल, ठीक है। तो ये अपना आवेश स्थानांतरण संकुल था। छोटी सी डेफिनेशन है, 1 नंबर में अगर पूछ ले तो अपन बोल देंगे ऐसे संकुल जो इलेक्ट्रॉन धनी और इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति के योग से बनते हैं उनको आवेश स्थानांतरण संकुल बोलते हैं। इसमें एक लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है, ठीक है, और इनके दोनों के बीच में चार्ज ट्रांसफर हो जाता है और चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से जैसे आप लोगों ने NH3BF3 पढ़ा है ना, वैसा ही है कुछ। तो ये आवेश स्थानांतरण संकुल था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बाकी लोगों को भी बताओ। और बाकी अब जो ये मैं बोल रहा हूँ एक चैप्टर में पूरा यूट्यूब पे करवा दूंगा, पर आप लोगों को अगर आगे पढ़ना है तो आप लोग स्टीरियो साइंस एकेडमी यूट्यूब से ऐप डाउनलोड करो और उस पर पूरी यूनिट को या पूरे चैप्टर को या पूरी बुक को पढ़ो। आप पूरा पेपर ओनली 499 रुपये में दिया गया है, ठीक है, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल होंगे, लाइव वीडियो अवेलेबल होंगे, बाकी टेस्ट पेपर अवेलेबल होंगे, किस तरह से पेपर आता है किस तरह से पेपर नहीं आता। और ये मैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर आपको सोल्व करवाऊँगा कि पिछले साल कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, अब की बार कौन से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, सब चीज़ें मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो ज़्यादा देर ना करो और स्टीरियो साइंस एकेडमी प्ले स्टोर पे जाकर आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, जो कि बहुत ही सस्ता है, 499 रुपये। इतने पैसे तो आप लोग किराए में दे देते हो अगर कहीं ट्यूशन व्यूशन जाते हो तो, ठीक है। धन्यवाद।